नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी कक्षा में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे आपके साथ हूँ। आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन पर आपने देखा होगा, सुना होगा या फिर आपने प्रश्न पत्र में देखा होगा कि आपके प्रश्न पत्र में निबंध लेखन के लिए निबंध लिखने को एक प्रश्न आता है और वह प्रश्न आता है 4 अंक का। तो 4 अंक का प्रश्न आपको यहाँ तैयार करना है और बहुत आराम से वह प्रश्न तैयार होने वाला है। आपको सिर्फ मेरे साथ मेरे कही हुई बातों को का अनुसरण करना है, अनुकरण करना है और फिर उसका अभ्यास करना है। तो तैयार है? अंक विभाजन हम सबसे पहले देखेंगे। तो अगर हम देखें कि आप निबंध लेखन कर रहे हैं, आप निबंध लिखने जा रहे हैं, तो निबंध जब आप प्रश्न पत्र में लिखते हैं तो उत्तर पुस्तिका की जब जांच होती है तो आपको किस हिस्से पर कितने अंक प्रदान किए जाते हैं यह यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्रस्तावना अगर आप सही लिख रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, सटीक लिख रहे हैं, तो आपको प्रस्तावना पर अंक मिलते हैं 1 अंक। ठीक वैसे ही अगर मध्य भाग, बीच का जो हिस्सा है वह आप सही लिख रहे हैं, सटीक लिख रहे हैं, आपकी भाषा शैली अच्छी है, आपने अच्छे से उस विचार को विस्तार दिया है, तो वहाँ पर आपको अंक मिलने वाले हैं 2 अंक। उपसंहार अगर आप अंत में, मतलब निबंध का अंत ठीक तरह से कर रहे हैं, उपसंहार ठीक से लिख रहे हैं, तो उसमें आपको अंक मिलने वाले हैं 1 अंक। तो आपको यहाँ यह ध्यान में रखना है कि आपके पास एक प्रश्न आने वाला है। वो कौन सा प्रश्न है? निबंध लिखने के लिए, और वो निबंध आपको लगभग 120 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो कुल 4 अंक निर्धारित हैं। वो 4 अंक आपको किस तरह से कितने हिस्सों में मिलेंगे वो आपने देख लिया। प्रस्तावना पर 1 अंक, मध्य भाग पर 2 अंक और उपसंहार पर 1 अंक। ठीक है, इसके बाद अब हमें यह देखना है कि जब हम निबंध लिख रहे हैं तो उसमें निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातें विशेष रूप से होनी चाहिए। विद्यार्थियों को यह बताना चाहिए, है ना, या विद्यार्थियों को, आप सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें आपको रट कर नहीं लिखना है। मतलब कोई भी निबंध आपको रट कर नहीं लिखना है, क्योंकि आप जब रटेंगे तो उसे भूल जाएंगे। आपको उस विषय वस्तु को समझना है, उस पर अपने मस्तिष्क में विचार करना है और उस विचार को एक अच्छी भाषा शैली में अपने शब्दों में उतारना है। वैसे आपने देखा होगा, निबंध लेखन तो एक साहित्य की बहुत बड़ी विधा है जिस पर बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों ने अपनी कलम चलाई है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन से निबंध लेखन की? जो आपको प्रश्न पत्र में लिखना है। तो जिस विषय पर निबंध लेखन करना हो, आपको जो भी विषय आया है, आपको आपके पास जो भी प्रश्न आया हुआ है, जिस भी विषय को आपको दिया गया है, उस पर चिंतन करके ही लेखनी चलानी चाहिए। ठीक है, अर्थात पहले हमें उस विचार को आत्मसात करना होगा, हमें देखना होगा, हमें उसके बारे में विचार करना होगा, फिर हम उसके बारे में लिखना प्रारंभ करेंगे। निबंध की प्रस्तावना और उपसंहार प्रभावोत्पादक होना चाहिए, अर्थात प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपकी भाषा में अगर हम कहें या बहुत सामान्य भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि रोचक होना चाहिए, अच्छा उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। विचार क्रमबद्ध होने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। वो क्या? कि जब आप लिख रहे हैं, जब आप निबंध को गति प्रदान कर रहे हैं किसी भी विचार पर, तो आपको उस विषय के बारे में क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। यह ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आपको जो उपसंहार में जो पंक्तियां लिखनी हैं या जो विचार रखने हैं वो पंक्तियां आपने पहले प्रस्तावना में रख दी, या ऐसा भी ना हो कि मध्य का जो क्रम है, मध्य के जो बिंदु हैं वो आप अंत में लेकर आ गए। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब हम एक क्रम से चलते हैं, एक पंक्तिबद्ध तरीके से चलते हैं, या जब हम एक स्तर के अनुकूल चलते हैं, पहले फिर बाद में फिर इस स्तर पर फिर इस स्तर पर, तो या फिर
क्रम से चलते हैं तब हमारा निबंध जो है वो बहुत ही अच्छा बन पड़ता है और हम उस निबंध में बहुत अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं। भाषा शैली तो निश्चित तौर पर हम कुछ भी लिखें, हम परीक्षा में कोई भी प्रश्न लिखें या हम किसी भी प्रश्न का अभ्यास कर रहे हैं या हम अन्यत्र भी अगर देखें हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी साहित्यिक विधा पर लिखते हैं या हम कोई भी अन्य प्रश्न लिखते हैं, तो जब तक हमारी भाषा शैली उपयुक्त नहीं होती या अच्छी नहीं होती या सटीक नहीं होती, तब तक वह कहीं भी विशिष्ट नहीं बन पाता या बहुत अच्छा प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाता। तो भाषा शैली आकर्षक होना चाहिए और यथासंभव सुंदर लेख होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने विचार तो बहुत अच्छे लिखे लेकिन हमारी राइटिंग अच्छी नहीं थी या हमारी लेखनी अच्छी नहीं थी, तो हमारा लेखन जो है वो हमारे विचारों से झलकता है, लेकिन लेखनी किस तरह से चली है, मतलब हमारी लिखावट कैसी आई है। तो यह भी आप बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो लिखावट है वो सुंदर होनी चाहिए। सुंदर होने का अभिप्राय यह नहीं है कि बहुत आप 1 घंटे में या आधे घंटे में उस प्रश्न को हल करें। सुंदर होने का अभिप्राय यह भी होता है कि भाषा जो हमने लिखी है, जो हमारी लिखावट है वो कैसी हो, स्पष्ट हो और आकर्षक दिखने वाली हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। बच्चों, विराम चिन्ह हमारे भाषा का एक ऐसा बिंदु है जिसके प्रयोग के कारण हम अपनी भाषा को और अधिक प्रभावशाली बना पाते हैं, और अधिक निखार पाते हैं और भी अधिक उसे संप्रेषित करने का माध्यम बना पाते हैं। तो इसीलिए चाहे हम कोई भी प्रश्न हल कर रहे हों, हमें विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत तरीके से करना चाहिए और उनके प्रयोग के माध्यम से हम अपने निबंध को भी बहुत ही अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो यह बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि विराम चिन्हों का भी आपको उचित प्रयोग करना है और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भी ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कर सकते हैं कि हम जिन वर्तनी जो हमें बार बार हमें कठिन लग रही है, जटिल लग रही है, हम उस वर्तनी को बार बार लिख कर देख लें, तो हम देख पाएंगे कि ये जो कुछ बिंदु यहाँ पर निकल कर आए हैं वो यह कि सबसे पहले हमें विषय को पढ़ना है, उसके बारे में हमें समझकर अपने शब्दों में लिखना है, फिर चिंतन करना है, सोचना है, फिर लिखना प्रारंभ करना है। निबंध की प्रस्तावना, उपसंहार को बहुत प्रभावशाली तरीके से लिखना है। एक बात और जो विशेष रूप से हम कर सकते हैं, यहाँ हमें करनी ही चाहिए, वो यह कि जब हम प्रस्तावना लिख रहे हैं तो प्रस्तावना से पहले हम किसी उद्धरण को लिख दें, हम किसी साहित्यकार की कुछ पंक्तियाँ लिख दें या अपनी कोई पंक्तियाँ अगर हम त्वरित तैयार कर सकते हैं तो हम अपनी पंक्तियों को वहाँ पर लिख दें। इससे हमारा निबंध जो होगा वो बहुत ही अधिक प्रभावशाली होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि प्रस्तावना से पहले हम उस विषय से संबंधित कुछ पंक्तियाँ भी लिख दें, तो वह बहुत ही प्रभावशाली रूप से हम प्रश्न का उत्तर दिखाई देगा और निश्चित तौर पर आप उसमें अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। विचार क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, भाषा शैली आकर्षक होनी चाहिए और यथासंभव सुंदर लिखावट होनी चाहिए और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। इतनी बातों को अगर आप सभी ने आत्मसात कर लिया, आपने ध्यान में रख लिया, तो निश्चित तौर पर आप एक बहुत अच्छा निबंध लिख पाएंगे और वह निबंध सिर्फ आपकी परीक्षा में ही अच्छे अंक दिलवाने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि आगामी समय में भी, भविष्य में भी आपको साहित्य के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको निबंध लिखने की कला जो अगर एक बार आ गई तो आप बहुत अच्छे अच्छे निबंध बहुत निश्चित तौर पर लिख पाएंगे। आगे देखते हैं, हम देखेंगे कि निबंध लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। जब आपको यह देखना है कि आपको एक प्रश्न पत्र के लिए निबंध लिखना है, आपके पास एक प्रश्न आया,
तो उसको हल करने का तरीका अब मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले हमें बिंदु लिखने हैं या रूपरेखा लिखनी है, ठीक है। तो जब कोई भी विषय हमारे सामने आया, मान लीजिए आपके पास दूरदर्शन के दुष्प्रभाव या दूरदर्शन के सकारात्मक प्रभाव या कोई अन्य विषय अगर ऐसा आ जाता है, तो आप सबसे पहले उस पर चिंतन करेंगे, उसके बारे में कुछ बिंदु बनाएंगे। तो बिंदु बनाते समय आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 2 बिंदु तो आपके पास हैं। कौन कौन से? प्रस्तावना और उपसंहार। ये आपको सभी में लिखना है, ठीक है। हर निबंध में आपको प्रस्तावना लिखनी है, उपसंहार लिखना है और बीच का मध्य भाग लिखना है। तो मध्य भाग के जो बिंदु होंगे वो आपको बनाने होंगे। अब सबसे पहले हम बिंदु या रूपरेखा लिखेंगे। तो जब हम बिंदु और रूपरेखा लिखेंगे तो हम रूपरेखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम जितने भी बिंदुओं में उस निबंध को लिखने वाले हैं उस पूरे बिंदुओं को हम क्या करेंगे, रूपरेखा में क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे तो हम प्रस्तावना लिखेंगे, फिर मध्य भाग और फिर उपसंहार। अब एक उदाहरण आपके समक्ष है कि अब आप मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न आया, शिक्षित बेरोजगारी कारण और समाधान, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना चाहिए, कुछ संक्षिप्त में हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि आप निबंध लिखने की जो कला है उसमें माहिर हो सकें, उसको आप अच्छी तरह से, आपके प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसे हल करने में सक्षम हो पाए। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमें प्रस्तावना तो हर निबंध में लिखनी है, तो हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना के पहले अगर हमारे पास बेरोजगारी से संबंधित कोई पंक्तियां हैं, कोई उद्धरण हैं, किसी भी बड़े साहित्यकार के या किसी बड़े व्यक्ति या आपकी स्वयं की कोई पंक्तियां हैं, तो आप उन पंक्तियों को यहाँ पर प्रस्तावना के पहले लिख सकते हैं। उससे आपका निबंध और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ। तो मैं आपको यह बतलाना चाहती हूँ या यह समझाना चाह रही हूँ कि आप जब बिंदु बनाएंगे किसी भी विषय को देखकर आप स्वयं बिंदु कैसे बना सकते हैं। तो पहला बिंदु आपका प्रस्तावना हर निबंध में होगा, अंतिम बिंदु आपका उपसंहार हर निबंध में होगा ही होगा। अब ये है आपका मध्य भाग। तो मध्य भाग में हमें क्या करना होता है, मान लीजिए हमें एक विषय दिया गया है शिक्षित बेरोजगारी। हमें इस शिक्षित बेरोजगारी पर लिखने के लिए अगर हमें निबंध लिखना है तो हमें यह बताना होगा ना कि वो आखिर शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि शिक्षित बेरोजगारी का क्या अर्थ है। फिर उसके बाद बेरोजगारी का अर्थ अब पता चल गया, तो शिक्षित बेरोजगारी के कारण क्या क्या हैं, तो हम अगला बिंदु बना देंगे शिक्षित बेरोजगारी के कारण। फिर बेरोजगारी के निदान या समाधान। तो अब जो शिक्षित बेरोजगारी है उसके कारण हमने देख लिए, उसका अर्थ देख लिया, तो अब हम देखेंगे कि उसके कारण क्या है या निदान क्या है या उसका समाधान क्या है। तो कारण देखने के बाद उसके निदान और समाधान देखेंगे। तो इस तरह हम मध्य भाग किसी भी निबंध का तैयार कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरा कहने का अभिप्राय इतना है कि हम चाहे किसी भी विषय पर लिख रहे हो, हमें कुछ बिंदु निश्चित तौर पर लिखने ही हैं और वो है प्रस्तावना और उपसंहार। उसके बाद 2 बिंदु हमारे निश्चित हैं, बीच के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं में हमें यह देखना होगा कि जो भी हमें विषय दिया गया है हम उस विषय से संबंधित उसका अर्थ लिखें, उसके अगर कुछ कारण हैं, उसके प्रभाव हैं या उससे संबंधित कोई समस्याएं हैं, उनके कोई निदान हैं या उससे संबंधित समाज में कोई भ्रांतियां हैं या कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हैं, तो इनको हम बिंदुवार मध्य भाग में लिखें। तो यह हमें बिंदु बनाने के लिए ये सब काम आएंगे। तो हमें यह सब बिंदु अपने मन से बनाना होगा। और यह मन से कैसे बनाएंगे, जब हम यह देखेंगे कि हमारे पास जो विषय दिया गया है उस विषय के बारे में हम बीच में कौन कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। अब
अभी पहले, सबसे पहले मैंने क्या किया था, आपको दिखाया था कि किस तरह से आपको पूरा प्रारूप तैयार करना है। फिर अगला आपके लिए था कि आपको किस तरह से बिंदु बनाने हैं, मतलब ये रूपरेखा बनानी है, ये रूपरेखा थी, ठीक है। उसके बाद में अब एक पूरा निबंध हम एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि वो निबंध जो है वो किस तरह से लिखा गया है, या आप किस तरह से किसी भी निबंध को लिख सकते हैं अपने शब्दों में। अपने शब्दों का अभिप्राय है मानक शब्द, क्योंकि हम प्रश्न पत्र में लिख रहे हैं, तो हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें हमारी भाषा शैली, हमारी शब्दावली मानक होनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने घरेलू शब्दावली में वो निबंध लिख दें। अब मान लीजिए ये है बढ़ता हुआ प्रदूषण, एक विषय आपके पास आ गया। अब इस विषय में सबसे पहले, पिछला जो विषय था शिक्षित बेरोजगारी कारण और समाधान, अगला विषय हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं बढ़ता हुआ प्रदूषण। थोड़ा सा